नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब तक तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी बोलते थे, अमेरिका के आगे सरेंडर की बात, नरेंद्र मोदी के झुकने की बात, देश के बड़े उद्योगपति अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के साथ रिश्तों की बात, तमाम तरह के बड़े आरोप राहुल गांधी लगाते हुए नजर आते थे। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था। भाषा जरूर बदली, शब्द जरूर अलग तरह के हैं, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत कुछ इस तरह का बयान दे देंगे जिसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच जाएगी। नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। कैसे अब मुंह दिखा पाएंगे साहेब, और कैसे अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीट पाएंगे, जबकि अब मोहन भागवत ने बिल्कुल राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए, मुरली मनोहर जोशी ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के सुर में सुर मिलाते हुए ये कह दिया है कि मोदी साहब अब आपसे नहीं हो पाएगा, अब बहुत हो गया, आपकी विदाई की बेला आ गई है। झोला तैयार कर लीजिए, झोला नहीं तो बैग तैयार कर लीजिए, ब्रीफकेस तैयार कर लीजिए और किसी नए व्यक्ति के लिए रास्ता खोल दीजिए। पूरी की पूरी गुजराती लॉबी में हड़कंप है, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप है। हालांकि इस देश की कई राज्यों की राजधानी में बैठे लोग, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं, उसमें असम भी जोड़ लीजिए, वहां जो राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री हैं उनके चेहरे पे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट आने लगी है कि अगर गोटियां बिल्कुल सेट बैठी तो क्या पता मोदी के बाद उनका नंबर आ जाए। क्योंकि भागवत ने अब सीधे कह दिया है कि अब फेल हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे ना हो पाएगा। दोनों की उम्र में 6 दिन का अंतर है। तो मैं अगर उस तरह के शब्दों में कहूं तो भैया भागवत ने कह दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी जी, यार तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ दो गद्दी। इस देश को एक बड़ा मौका मिला था, एक बड़ा मौका हाथ आया था, बहुत कुछ किया जा सकता था, देश के लोगों को फायदा पहुंचाया जा सकता था, विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बुलंद किया जा सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मोदी का सबसे बड़ा राज, यूं कह दूं मैं सीधे तौर पर शिव जी, मोदी की सबसे बड़ी पोल जो है वो अब आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ही खोल दी है। और किसको बिठा के खोला? जब वो मोदी की पोल खोल रहे थे तब सामने कौन बैठे हुए थे, मंच पर कौन बैठा हुआ था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो एक बड़ी स्टोरी लेकर हम अपने दर्शकों के सामने आए हैं, एक एक करके तथ्यों को रखेंगे और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। बस शिव जी के पास मैं जाने से पहले एक अपील आग्रह अपने दर्शकों से करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आता है तो 5 7 10 लोगों तक फॉरवर्ड जरूर कर दिया कीजिए। सच हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल न तो संतोष कुमार पाठक का है, न शिव कुमार मिश्रा का है, न नरेंद्र मोदी का है, न मोहन भागवत, न राहुल गांधी का है, न देवेंद्र फडणवीस, न हेमंत बिस्व शर्मा, न योगी आदित्यनाथ का है। ये सवाल भारत का है, ये सवाल 146 करोड़ लोगों का है, ये सवाल हमारी नौजवान पीढ़ी का है और ये सवाल हमारे बच्चों का है। जय शिव जी। दरअसल भागवत अब बयान देने में माहिर हो गए हैं। वो कब क्या बयान छोड़ दें, मुझे तो 2015 भी याद आ जाती है, जब उन्होंने एक बयान से बिहार में बीजेपी का कुनवाई पूरा कर दिया था, कर्मकांड कर दिया था। अब उन्होंने फिर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में चुनाव है और उस समय ये कह दिया कि अब आपसे नहीं होगा, विश्व गुरु बनने के काबिल आप नहीं हो। यानी मोदी के जो गुब्बारा बना हुआ था विश्व गुरु का, वो एक पिन टंच की गुब्बारा फटाक फट गया। अब मुझे राहुल गांधी की बात याद आ गई। राहुल गांधी कहते हैं कि वो देखते ही कांपने लगते हैं। तो क्या राहुल गांधी की जो कह रहे हैं कि हम भूतकाल से लागू करेंगे कुछ कानून और सबकी जांच कराएंगे, तो क्या आरएसएस को भी डर लगने लगा कि भूतकाल से कहीं कानून लगे? हमारी जांच हुई, मोदी जी ने लाल किला से कह दिया है कि वो एक एनजीओ है, एनजीओ के पेपर नहीं है, पेपर कभी बैंक में नहीं गए, बैंक से कभी कोई खर्चे नहीं हुए। तो इस दौरान जो गाड़ियां चली वली, इसका भाई ईडी तो फिर दूसरी सरकार के कब्जे में भी तो जाएगी, सीबीआई दूसरे सरकार के कब्जे में भी तो जाएगी। वो फिर पूछ के घंटों पूछताछ करेगी। साहब एक दिन आप बनारस घूम रहे थे, 10 15 गाड़ी का काफिला था, वो गाड़ियां किसकी थी, उन गाड़ियों में तेल कहां से आया था, कोई भी पूछ सकता है। इसमें क्या बात है? और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। हालांकि अंधभक्त मेरे बात पे हो सकता है चिढ़ जाए, आके कहने लगे कहां से खबर ले आए। मैं तो ये सच्चाई कह रहा हूं, सत्ता कभी तो परिवर्तित होगी। राहुल गांधी को कोई तो लीकेज दे रहा है, जो अंदर तक की बातें निकाल के आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्हें कैसे मालूम है कि अंदर कंपन है? आप तो नहीं मान रहे हो कंपन है, लेकिन सबको दिख रहा है कि सरकार में अंदर कंपन है, कांप रही है सरकार। होगा क्या? आर्थिक हालात बिगड़ चुके हैं।
जो आपकी जीडीपी डाउन हो गई, आप मार्केट कैप में भी सबसे नीचे चले गए, छोटे से देश ताइवान से नीचे चले गए, आपका रोज रुपया उड़ रहा है। 15 लाख करोड़ का कल कितना बड़ा घोटाला हुआ, पूरे सबसे पहले हमने स्टोरी की स्पेशल कवरेज न्यूज पर, शाम होते होते सभी उसी पर सभी पत्रकार करते नजर आए। रवीश कुमार ने तो एक बड़ा सा ट्वीट पोस्ट किया कि कहां है सुरेश मेहता, क्या हर्षद मेहता से भी बड़े होंगे, और बहुत बड़ी स्टोरी है। तो ये सब चीजें कहां से आ रही हैं निकल निकल के, कोई तो फेंक रहा है बाहर। आपको याद होगा 2012 का दौर चल रहा था, संतोष जी तो उस समय छाए हुए थे लुटियंस जोन में। उस समय रोज मनमोहन सरकार की एक कमी निकल के सामने आती थी, वो देता कौन था, वो प्रपत्र बाहर आता कैसे था, झूठा प्रपत्र था वो। अगर सच्चा होता तो सभी मंत्री इनकी सरकार में बरी नहीं होते। पता नहीं विपक्ष कैसे नहीं बना पा रहा। ये तो सफेद कागज को काला दिखा के चला देते हो, मार्केट में बेच भी आते हैं। ये बिना वाल वाले को कंघी बेच आते हैं। तो इनका क्या माना जाए, इनको तो जवाब सुनोगे। शिव जी, एक आग्रह आपसे भी है कि जरा जो भागवत साहब ने बोला वो भाई साहब अडानी साहब की मीडिया भी दिखाती है, थोड़ा बहुत छापती है, अगर वो भी आप दर्शकों के सामने स्क्रीन पर दिखा सके और आप जरा बता दे, ताकि ये लग जाए कि भाई अडानी साहब की मीडिया ने छापा है तो कोई शिव कुमार मिश्रा और संतोष पाठक अपने यहाँ से कुछ निकाल कर नहीं लाए हैं। और ये शिव जी बाकायदा स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये अडानी साहब की मीडिया की खबर है और ये भागवत साहब का बयान है। और शिव जी थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे। शिव जी थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि किसकी खबर है और क्या इसमें बोला है भागवत साहब। बिल्कुल, ये एनडीटीवी की खबर है, उस एनडीटीवी की जिसके मालिक अडानी है। उस अडानी की कंपनी ने यह छापा कि तैयारियों की कमी भारत को विश्व गुरु बनने से रोक रही है, यानी मोदी की कोई तैयारी नहीं थी। तो फिर भैया अब तक झूठ क्यों परोस रहे थे? कहां है वो धुरंधर पत्रकार, विश्व गुरु 56 इंची कहां है? हमने तो माना ही नहीं कभी विश्व गुरु, संतोष जी ने तो माना ही नहीं विश्व गुरु, कभी थे ही नहीं। ट्रंप कह रहा है कि पहले कांग्रेस खून चूसती रही अमेरिका का, अब हम भारत का खून चूसेंगे। क्या है ये? और मोहन भागवत कह रहे हैं कि आप तो योग्य नहीं हो विश्व गुरु बनने के। कौन सी कमी है? आए तो सामने। मोहन भागवत ने इस बात पर जोर दिया है, जहां एक और दुनिया दिशा निर्देश के लिए भारत की ओर देख रही है, ये मजाक और बना दी। कौन से दिशा निर्देश को? ईरान, अमेरिका, इजराइल की लड़ाई में क्या भारत को पूछा गया कि भैया आप बैठ जाओ पंच बन के? नहीं शिव जी इसमें एक एक चीज समझिए। भागवत साहब जो कह रहे हैं उनके शब्दों को समझिए। हम इसको हटा देते हैं, वो तो हमने दर्शकों के सामने रखा कि दर्शकों को लग जाए भैया कि हम अपने घर से ये खबर निकाल के नहीं लाए हैं। अब सीधे सीधे देख लीजिए, ये बात बिल्कुल सही है, भागवत साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ईरान, अमेरिका, इजराइल और ईरान के मसले पर मोदी जी एक मेडल पहनने का लालच लेके इजराइल के दौरे पर ना जाते तो क्या पता ये लड़ाई ना शुरू हुई हो। और जैसे ही ये लड़ाई शुरू हुई, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या कर दी गई। अगर भारत जैसा देश उस समय स्टैंड लेता तो हिंद महासागर के अंदर घुसकर अमेरिका हमारे मेहमान, जो हमारे यहाँ से मेहमान नवाजी लेकर जा रहे थे, ईरान के जहाजों पर, नौसैनिक जहाजों पर हमला न बोलता। ये भारत के गाल पर एक तमाचा था। भारत को जवाब देना चाहिए था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया। मोहन भागवत की कुछ बातें वो सीधे डायरेक्ट हिट कर रहे हैं शिव जी। इस बार कोई किंतु परंतु नहीं है, इस बार कोई अगर मगर नहीं है। वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज को समझ लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि भारत का समय आ गया है, लेकिन तैयारियों की कमी से विश्व गुरु बनने से रोक रही है। 2014 से नरेंद्र मोदी है, 2026 12 साल बाद भगवान का शुक्र है कि मोहन भागवत को इतनी अकल तो आई कि तैयारियों की कमी हमें विश्व गुरु से रोक रही है। तो तैयारियां तो मोहन भागवत को करनी नहीं थी, वो ना तो राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है। तैयारी राहुल गांधी को भी नहीं करनी थी, वो भी प्रधानमंत्री नहीं है ना राष्ट्रपति है। तैयारी अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इनको भी नहीं करनी थी। और तैयारियां, माफ कीजिएगा शिव जी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंता बिस्व शर्मा, मोहन यादव, इन तमाम, भजन लाल शर्मा, इनको भी नहीं करनी थी, क्योंकि इनके हाथ में भी केंद्र की सत्ता नहीं है। तो बचता कौन है? एक ही आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, जो ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएगा, जो पता नहीं किसके शस्त्र के उद्घाटन करेगा, जिम्मेदारी लेते समय भागता हुआ नजर आएगा। तो ये सीधा अटैक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। ये जो आरएसएस का स्कूल ऑफ थॉट है ना, अटल जी इसी विचारधारा से निकले थे। एक लाइन में वो इतनी बड़ी बात कह जाते थे कि 1000 पेज का निबंध लिख सकते थे आप। उसी तरह से मोहन भागवत के एक एक शब्द पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, और कहां कहा ये भी जरा सुन लीजिए। इस तरह का दिव्य ज्ञान मोटे तौर पर 10 में से 8 बार अगर आप देखेंगे तो वो नागपुर में ही निकलता है। पता नहीं बाहर
अन्य राज्यों में जाके क्या हो जाता है उनको, दिल्ली आकर क्या हो जाता है ये भी मुझे नहीं पता लगता। लेकिन नागपुर में उन्होंने कहा, और किसके सामने कहा पहले ये समझ लीजिए, ये नागपुर में आरएसएस का स्वयं सेवक प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह था। देश भर से स्वयं सेवक आए हुए थे। उसी तरह से जिस तरह से एक जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जाया करते थे, उसी तरह से जिस तरह से एक जमाने में स्वयं सेवक होते हुए नरेंद्र मोदी जाया करते थे, उसी तरह से स्वयं सेवक जुटे थे। इनमें से कौन आगे जाकर क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन जुटे थे। और इनको बिठाकर मोहन भागवत नरेंद्र मोदी को एक नाकाम फेल प्रधानमंत्री बताते हुए नजर आ रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि भारत संघर्षों और संकट से जूझ रही दुनिया को समग्र समाधान प्रदान कर सकता है। उस समय भी भारत दुनिया के मंचों पर बोला करता था संकटों पे, जब भारत बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता था। लेकिन चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, विश्व मंचों पर हम अपनी आवाज उठाया करते थे। और इसलिए दुनिया के छोटे छोटे देश जो थे, एशिया के, अफ्रीका के, अमेरिका, अमेरिकी महाद्वीप, ये हम लोगों को हमारे साथ खड़े होते थे। आज नहीं है। आज ईरान जैसा दोस्त भी पूरी तरह से हमारे साथ नहीं खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि भारत समग्र समाधान प्राप्त कर सकता है, लेकिन विश्व गुरु बनने में जो चीज हमें पीछे खींच रही है वह है तैयारी की कमी। और किसकी कमी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी की कमी, क्योंकि तैयारी किसी और को करनी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारत विश्व गुरु है या होना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, हमें भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। हम ये बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं, तो फिर हमें क्या रोक रहा है? हमें जो चीज रोक रही है वो बार बार इसी पे, देखिए बड़े ध्यान से बार बार वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि हमें जो रोक रहा है वह हमारी तैयारियों की कमी है। भागवत ने कहा कि दुनिया ताकतवर की बात सुनती है और हमें अपने देश को अत्यंत समृद्ध बनाने की जरूरत है। ये भी मोदी की पोल खोल रहे हैं। दुनिया ताकतवर की बात सुनती है, यानी मोदी को एक तरह से चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं कि शक्तिशाली लोग मनमानी करते हैं और जिनके पास शक्ति नहीं होती है वे सिर झुकाकर उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। दर्शकों से मैं कहूंगा कमेंट करके बता दीजिए कि पिछले 6 महीने 1 साल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका के राष्ट्रपति की हर बात को मान रहा है, अमेरिका से आने वाले हर फरमान को मान रहा है, ये आप समझ लीजिए। और भारत, आगे वो बड़ा दिलचस्प कह रहे हैं कि दुनिया कहती है कि उसे एक नए रास्ते की जरूरत है और वह रास्ता भारत ही दिखाएगा, इसलिए भारत का समय आ गया है। लेकिन समय ही सब कुछ नहीं कर देता, उस समय के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो मोदी साहब ने तैयारी नहीं की। और एक बात और जो बहुत मार्के की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो उन्होंने एक सार कह के कि भारत का इंतजार सब कुछ करते रहे लेकिन आप इस काबिल नहीं हो, लास्ट में कह दिया, झंझट ही खत्म। बिल्कुल। और इसमें एक और बात मैं दर्शकों को याद दिला दूं, चूंकि आपने कहा लंबे समय से बीजेपी आरएसएस कवर किया है, 2011-12 का जिक्र है, 2011-12 का है। एक बड़ी बैठक हुई, वो जगह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि जगह बता दूंगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत सारे संपादक टाइप मालिक बैठे हुए थे और बहुत सारी बातें हो रही थी। मोहन भागवत ने एक संपादक टाइप मालिक को डांट दिया कि क्या आप दिन भर भूत प्रेत दिखाते रहते हैं। अब भारत के विश्वगुरु बनने का टाइम हो रहा है, हमें राजनीतिक खबरों पर चलना, हमें राजनीतिक खबरों पर चलना, हाँ हमें राजनीतिक खबरों पे चलना चाहिए। उसके बाद आप देखिए अन्ना होते हुए, अरविंद होते हुए, फिर मोदी तारनहार बन गए 2013 में, देश की फिजा बदली, 56 इंच की बात हुई, पाकिस्तान को लव लेटर नहीं भेजेंगे, दुनिया हमारे सामने झुकेगी, अमेरिका तक को झुका देंगे, ये तमाम बातें हमें बताई गई। और भागवत जी ने जिस अभियान की शुरुआत करवाई, एक तरह से मोदी प्रधानमंत्री बन के बैठ गए। और वही भागवत साहब 12 साल बाद ये बता रहे हैं कि भैया मोदी जी आपसे ना हो पाएगा, रहने दो। और इसका मतलब समझिए कि वो सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं, जब ये बोल रहे थे वो नागपुर में, तो उस समय कौन थे अतिथि के तौर पर, वहां कौन बैठे हुए थे? प्रमुख उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला बैठे हुए थे। अब जरा समझ लीजिए, मीडिया, उद्योगपति और फिर स्वयंसेवक, भाजपा, आरएसएस, इन तमाम चीजों की जुगलबंदी देखिए, इन तमाम चीजों की गोलबंदी देखिए। मोहन भागवत ये संदेशा देश भर से आए सिर्फ स्वयंसेवकों को ही नहीं दे रहे थे। मोहन भागवत ये संदेशा आरएसएस बैकग्राउंड से जुड़े स्वयंसेवकों और नेताओं को ही सिर्फ नहीं दे रहे थे। मोहन भागवत ये संदेशा सिर्फ भाजपाइयों को ही नहीं दे रहे थे। मोहन भागवत ये संदेशा नरेंद्र मोदी प्लस अमित शाह प्लस गुजराती लॉबी को ही नहीं दे रहे थे। मोहन भागवत ये संदेशा आरएसएस के कोटे से देश शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों, विभिन्न संस्थानों, विभिन्न प्रतिष्ठानों, विभिन्न सरकारी संस्थानों में बैठे हुए लोगों को सिर्फ नहीं दे रहे थे, बल्कि गौतम अडानी से त्रस्त इस देश के उद्योग जगत को भी एक संदेशा दे रहे थे, कुमार मंगलम बिरला को बिठाकर, कि भैया अब मोदी के सर पे आरएसएस का हाथ नहीं है,
मीडिया को भी संदेशा दे रहे थे कि मोदी के सर पे आरएसएस का हाथ नहीं है, तुम अपनी अपनी जो तुम्हें करना है वो देख लो। हमने तो ये तय कर लिया है कि मोदी साहब नकारा हो गए हैं, मोदी साहब फेल हो गए हैं, मोदी साहब कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, भारत का विश्व गुरु बनने का मौका आया था वो बना नहीं पाए। यानी आरएसएस ने कह दिया कि अब मोदी को जाना होगा, मोदी को हर हाल में जाना होगा। और शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो राहुल गांधी बोलते नजर आ रहे हैं कि भारत को बर्बाद कर दिया, भारत का सरेंडर हो गया, अमेरिका के आगे झुक गए, कई तरह की बातें कहते नजर आए, अडानी और मोदी एक ही है, ये तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आए। शब्दों का हेरफेर है, लेकिन कमोबेश वही उसी तरह की बातें जो है वो मोहन भागवत भी कहते हुए नजर आ रहे थे। अब मोदी कैसे मुंह दिखाएंगे, गुजराती लॉबी कैसे मोदी को बचा पाएगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के ये है कि संतोष जी, मामला तो विकराल परिस्थितियों में फंसा हुआ है। मोदी का ये दिवा स्वप्न था विश्व गुरु बनना, तो क्या विश्व गुरु बनने का सपना चकनाचूर आज से मान लिया जाए, अब इस पर चर्चा ना की जाए? अब इन्होंने तो फिलहाल भागवत ने तो रोक लगाई दी है, लेकिन क्या जनता भी इसे स्वीकार करेगी? अंधभक्त मानेंगे कि विश्व गुरु नहीं है? अंधभक्त तो रोज ही कहते हैं मोदी विश्व गुरु है, मोदी 500 रुपया का पेट्रोल डीजल कर दें, लेकिन हमें तो मोदी पसंद है। मैं आज देख रहा था, खोड़ा से निकल रहा था, पूरा खोड़ा छावनी बना हुआ था, फ्राइडे था, आज नमाज जुमे की होगी। एक घटना ने पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है। गाजियाबाद में रोज मर्डर हो रहे हैं, उतनी ताव किसी और मर्डर पर आया? दक्ष त्यागी, एक ओम प्रकाश दूधिया, एक गोपाल शर्मा नोएडा, जब ये दबाव बढ़ा तो आज क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुई है जांच। क्या इनके घर डीएम साहब गए? लेकिन सूर्य चौहान के घर लगातार डीएम 4 बार गए, 10 मंत्री गए। भाई मरने वाला तो गोली से मरा या तमंचे से मरा या चाकू से मरा, मरने वाला तो किसी का बेटा था। क्योंकि जब सेलेक्टिव मोड में हम काम करने लगते हैं तो फिर इस देश की जनता विश्व गुरु नहीं बनाएगी, न पूरे विश्व में आपकी विश्व गुरु की छवि बनेगी। मेरा कहने का तात्पर्य इन घटनाओं को जोड़कर इतना था। मैं जानना चाहता हूं इस देश में आखिर एफआईआई का जो निवेश है, मतलब विदेशी निवेशक है, वो भाग क्यों रहा है? क्यों भाग रहा है? सरकार श्वेत पत्र जारी करे। मार्केट टूट रहे हैं, बाजार टूट रहा है, गिर रहा है, और ऐसे में रोज खबरें आ रही हैं। ब्लूमबर्ग बता रही है कि रिपोर्ट में सोना बिका नहीं है। अब एक दिन कहा सोना बिक गया, किसने कहा कि नहीं बिका? और आरबीआई ने क्या मई के आंकड़े जारी कर दिए? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मई में सोना बिका, और मई में बिका तो क्या मई के आंकड़े आ गए? तब तक 15 लाख करोड़ का ये फ्रॉड आ गया राजेश मेहता का। तो आखिर भारत में चल क्या रहा है, मैं ये देखना चाह रहा हूं, ये समझना चाह रहा हूं। संतोष जी, आपसे थोड़ा सा एक छोटा सा कमेंट 1 मिनट का, कि आखिर आरएसएस क्या बीजेपी की तबाही लाने पर अब तैयार हो गई है? देखिए शिव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक बात आप देखिए, हम 2 दिन से, बल्कि पिछले 3 दिन से हम लगातार स्टोरी कर रहे हैं, और हमारी स्टोरी से बीजेपी में भी खलबली मची हुई है कि बहुत सारी चीजें बाहर निकल कर क्यों सामने आ रही है। लेकिन आप जरा देखिए, आप आरएसएस आपको सत्ता में लेकर आया, आरएसएस आपकी गद्दी कुर्सी सलामत रखने के लिए काम करता है। जहां जहां चुनाव होते हैं, भागवत साहब वहां वहां भागे भागे पहुंचे, दौड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और आप वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, आप 3 साल के नड्डा को 6 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखते हो, बड़ी मुश्किल से तैयार होते हो, तो नितिन नवीन पटना से लेके आते हो, कहते हैं कि इनको हमने चुना है, अब इनको हमने चुना है, ये नई भाजपा बनाएंगे। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि मैं आमतौर पर इस तरह की चीजों पर कमेंट नहीं करता, लेकिन वो जाके देख ले कि मोहन भागवत कितने पढ़े लिखे हैं और नितिन नवीन कितने पढ़े लिखे हैं, और इससे पहले के जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं वो कितने पढ़े लिखे होंगे। शिक्षा दीक्षा का अपना एक अलग महत्व होता है, आप माने या ना माने, या हमारे दर्शक माने या ना माने। लेकिन उसके बाद देखिए, आपने वो टाल दिया, फिर जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जून हो गया, 6 महीने तक नई टीम बना के नहीं दे रहे हैं आप। और फिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो आपने एक नया लिस्ट भिजवा दिया, उसमें से राजनाथ सिंह का नाम गायब है, वसुंधरा का नाम गायब है, लेकिन जो आपके चहेते हैं, आंख नाक कान है, यानी जो नितिन नवीन की एक एक चीज की जानकारी आपको देते रहेंगे, उनको आपने उसमें कंटिन्यू कर दिया। उसमें अरुण सिंह है, अनिल बलूनी है, संजय मयूख है, अमित मालवीय है, उनको आपने कंटिन्यू कर दिया। तो अब आरएसएस कह रहा है कि यही सब करना था तो बदला क्यों? वो तो फिर आप रहने देते आप आराम से जेपी नड्डा को 15-20 साल। या ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह को हटाने के लिए? क्योंकि उसके बाद पुराने दिग्गज नेताओं में ऐसा कोई नहीं बच जाएगा जो संसदीय बोर्ड में, हालांकि राजनाथ को भी बोले हुए थोड़ा समय हो गया है,
संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकों में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी वो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो। लेकिन अब तो कोई बोलने वाला ही नहीं बचा जो नया संसदीय बोर्ड ये बना रहे हैं। सब नए लोग होंगे, किसकी हिम्मत होगी मोदी और शाह के सामने बोलने की। ये तमाम चीजें आरएसएस इसको, जब तक चीजें सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित थी, बीजेपी तक सीमित थी, तब तक आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब दो तरफा आरएसएस फंस रहा है। एक तो एक मैसेज कम्युनिकेट करने की कोशिश की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान जैसे कह रहे मेरी जिम्मेदारी, एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि भैया ये जो शिक्षा मंत्रालय है, स्कूल है, कॉलेज है, सीबीएसई है, ये सब तो आरएसएस के सिफारिश बनाए हुए लोग बैठे हुए हैं। तो अब इसका ठीकरा आरएसएस तक पहुंचाया जा रहा है, मोहन भागवत और नागपुर तक पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी बात, जो बीजेपी में फेरबदल करना है ताकि गुजराती लॉबी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा जाए, उस मंशा को आप धत्ता बता रहे हो। आप मोहन भागवत की बात मानने को तैयार नहीं हो। राजधानी लखनऊ जाकर वो वादा करके आए थे तौर पर संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा। एक जमाने में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर संसदीय बोर्ड के हिस्सा हुआ करते थे, एक जमाने में जो है वो आपके शिवराज सिंह चौहान जो है वो हिस्सा हुआ करते थे, और आज भी जो है देवेंद्र फडणवीस चुनाव समिति के हिस्सा है, सीईसी के, संसदीय बोर्ड के हिस्से तो नहीं है। लेकिन आपने उन योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड में शामिल ही नहीं किया। तो फिर नाराज होकर आरएसएस जो है वो पोल खोलने पर उतर गया है, और ये लड़ाई एक नए स्तर पर पहुंच गई है। देखिए, जो बयान सामने आ जाता है वो तो अब डिजिटल दुनिया का हिस्सा बन जाता है, उस बयान से आप पलट नहीं सकते। लेकिन मोदी पहले घर के बाहर से गिरते हुए नजर आ रहे थे, और अब घर के अंदर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। शिव जी, ये बात तो बिल्कुल तय है। चलिए फिर दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि बताइए कि भागवत के बयान से आप सहमत हैं, असहमत, हमें जरूर लिख भेजिए। संतोष जी, आपने बहुत विस्तृत दर्शकों को समझाया है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।